हाय फ्रेंड्स। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करो। तो चलिए अब आइए बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। मोदी जी से तो बहुत बात कर लिया आप लोगों ने। आइए देखते हैं भारतीय संविधान है क्या। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। इसका कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का जितना भी इतिहास रहा है वो क्या है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा है। चलिए, 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध। 1757 में प्लासी की युद्ध हुई थी और 1764 में बक्सर की युद्ध हुई थी को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शिकंजा कसा। कहने का मतलब है कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो ये दोनों युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंगाल पे पूरी तरीक़ा से अपना शिकंजा कस लिया, पूरी तरीक़ा से अपना शासन प्रशासन चलाना स्टार्ट कर दिया, अपने अधीन कर लिया। ये कहने का मतलब हुआ इसका। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पे कोई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी वे निम्न हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से एक्ट पारित किए। सबसे पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के अत्यधिक संवैधानिक महत्व हैं, जैसे कि आइए देखते हैं कौन कौन सा इसका महत्व है इस अधिनियम का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा एक्स्ट्रा जो इस बुक में नहीं दिया हुआ है। क्या हुआ था यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप लोग कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन के जो महारानी थी उनका नाम था, जो ब्रिटेन के महारानी थी उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ। याद रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ। इन्होंने 31 दिसंबर 1600 के एक एक्ट लाया और उसमें बोला कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है वो भारत जाकर व्यापार करेगी और दक्षिण पूर्व एशिया में भी व्यापार करेगी, लेकिन सिर्फ 15 साल के लिए, सिर्फ 15 साल के लिए। जैसे 1600 ईस्वी में लाया तो इसका 1615 में समाप्त हो जाता, लेकिन कुछ समय बाद 1609 में वहाँ के सम्राट बनते हैं जेम्स प्रथम। इन्होंने क्या किया कि जो 15 साल था इसको बढ़ा करके अनिश्चित काल कर दिया, अनिश्चित काल तक कर दिया। कहा कि आपको जितना दिन मन करता है काम करने का, व्यापार करने का कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो ये दोनों युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी बंगाल पर तो पूरी तरह से अपना सत्ता अपने हाथ में कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि सत्ता हाथ में तो कर लिए और करने के बाद अपना मनमानी स्टार्ट कर लिए, जैसे कि लोग को प्रताड़ित करना, टैक्स ज़्यादा लेना, वसूली करना, ये सब करना स्टार्ट कर दिए। तो वो इसी को देखते हुए वहाँ के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एवं उनके कुछ सदस्य लोग का कमेटी था, उन्होंने डिसाइड किया कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उसको अपने नियमित में कंट्रोल में रखने के लिए हमें कुछ प्रावधान लाने होंगे और इसी प्रावधान को समय समय पर जो प्रावधान आते गए ब्रिटिश इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, उसी को कहा गया एक्ट, जो समय समय पे आते गए। तो जिसमें सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये जो था सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। किस लिए पहला कदम था? कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने के लिए। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर भी देखना है। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। संसदीय नियंत्रण मतलब भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली आप लोगों को पता होगा, भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली में कौन कौन आते हैं? एक तरफ आता है राज्यसभा और दूसरा आता है लोकसभा, ये आप लोग को पता होगा। तो इसी तरह राज्यसभा होता है ऐसे राज्य के स्तर पे और लोकसभा होता है ऐसे केंद्रीय स्तर पे शासन प्रशासन करता है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट भी दिया होगा कि इसके द्वारा प्रशासनिक
केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब कि पहले तो ये थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो सिर्फ राज्य में और अपने आसपास के प्रांतों में शासन प्रशासन करती थी, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के वजह से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, जैसे लोकसभा हो गई हमारे देश में, और इससे जो मतलब कि पूरे प्रांतों का नेतृत्व करेगी वही हो गया केंद्रीय प्रशासन। इसके द्वारा पहली बार कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दी गई थी। मतलब कि जो भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी करेगी उसको सब मान्यता दे करके अगर कुछ एक्ट लाती है, कुछ पारित करती है, कोई नियम कानून बनाती है तो उसे मानना होगा। अब आइए देखते हैं इसका विशेषता क्या क्या था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। देखिए क्या हुआ कि जो पहले बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और जो ये पहले मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे पहले स्वतंत्र थे, लेकिन जैसे ही वारेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं तो इन्होंने मुंबई के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को अपने अधीन कर लिया कि भाई जो हम बोलेंगे वही तुम लोग को करना है। मतलब भाई ने बोला करने का तो करने का। हाँ बस इसी तरीके एकदम इसी तरीका से बोला था यार। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिससे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसके गवर्नर जनरल और 4 परिषद के सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। जैसे ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल था इसके कार्य को सहायता के लिए 4 सदस्य और गठित किए गए। 4 सदस्य जो कि गवर्नर जनरल के कार्य में सहायता करेंगे, और अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो सब संयुक्त रूप से एक जगह बैठ के निर्णय लेंगे कि क्या ये कानून सही है या नहीं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उन चारों का नाम तो मुझे थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है, 2 का नाम याद है, 2 का नहीं याद है, तो मैं आप लोग को आगे वीडियो में बता दूंगा, याद आएगी तो वैसे ही। चलिए अब आगे देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। आप लोगों को पता होगा उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या होता है। उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, ध्यान रखना। तो सुप्रीम कोर्ट की गठन की गई 1774 में। कहाँ की गई? तो कोलकाता में की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थी, और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे से चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, 3 जो अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर, लिमेस्टर और हाइट थे। तो माफ़ कीजिएगा कुछ मैसेजेस आ गए थे। अरे भाई जैसा सोच रहे हो वैसा मैसेज नहीं आया था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आते हैं चौथा पॉइंट देखते हैं अब। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार करने और भारतीय लोग से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या हुआ कि कंपनी ने एक और प्रावधान किया कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं वो किसी भी बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं करेंगे। जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं होगा तो व्यापार नहीं करना है। और दूसरा प्रावधान किया कि किसी भी भारतीय से नहीं उपहार लेना है, नहीं रिश्वत लेना है। क्या आपको लगता है कि रिश्वत रुक जाएगी? हाँ, कभी नहीं रुकेगी यार। चला आते हैं 5वां पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। आप लोग को थोड़ा देर पहले मैंने बताया था BOC और एक होता है BOD। BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और BOD का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक मामलों को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था सो प्रशासनिक मामलों को देखता था। प्रशासनिक मामलों की, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1773 के एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, और यही जो था से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, ठीक है। मतलब कि कंपनी का जो कार्य था, उसका शासन प्रशासन था, उस पर नियंत्रण करने लगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसे भारत में
इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। क्या कहा कि हम नहीं जानते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि हम नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, राजस्व कितना ले रहे हैं, नागरिकों के साथ क्या कर रहे हैं, आपका सैन्य मामले क्या क्या है, कहाँ युद्ध हो रहे हैं, बस हमें जानकारी चाहिए। हाँ, एकदम इसी तरह भाई ने बोला करने का तो बिल्कुल करने का। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट खत्म हो गया, तो एक बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा, बस 1 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगी यार। चलो चलो देख लेते हैं थोड़ी सी। देखो मेरी क्लास तो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं बहुत सारे आप लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते चलूँगा कि यहाँ पे क्या है क्या है। अगर मैं सिर्फ ऐसे ही लूसेंट पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाई लाइन में पढ़ा दूँ, वैसा तो आप खुद पढ़ लोगे, फिर मेरी क्या ज़रूरत है। मैं थोड़ी सी आप लोग को कुछ डीपली भी बताऊंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, कहाँ पे कैसे हुआ था, क्या हुआ था। और चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग को यहीं याद करवा दूंगा, बस आप लोग ध्यान से क्लास देखते रहिए। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। हाँ देखिए, एक बात और बता देते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने वाले कौन थे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक मिनट, कलर नहीं दिख रहा होगा। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन मतलब कि इंग्लैंड, ब्रिटेन को ही इंग्लैंड बोलते हैं। इंग्लैंड के उस समय जो पीएम थे लॉर्ड नाथ थे, उनका नाम था लॉर्ड नाथ। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। और किस समिति के सिफारिश पे लाए थे, तो याद रखिएगा गुप्त समिति के सिफारिश पे, गुप्त समिति के सिफारिश पे ये लाया गया था। आप लोग इसको साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा कि उस समय इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नाथ, और गुप्त समिति के सिफारिश पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। 1773 का सबसे पहला काम क्या था। सबसे पहला काम था कि उसके कार्य के नियमित और नियंत्रित के लिए सरकार का उठाया गया पहला कदम था। दूसरा, इसमें कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। तीसरा, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, जैसे जो आपको अभी थोड़ा देर पहले नीचे पढ़ाया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यही थी केंद्रीय प्रशासन की नींव। इसकी विशेषताएं, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा प्रावधान क्या था कि जो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी स्थापना की गई, उसकी परिषद के लिए 4 सदस्य लाए गए। ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इनके कार्य के लिए 4 सदस्य का गठन किया गया। तीसरा, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहाँ होती है, तो कोलकाता में होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, और 3 अन्य सदस्य थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, सर एलिजा इम्पे जो थे सो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चौथा पॉइंट था कि कोई भी कर्मचारी बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं करेगा और नहीं भारतीय से कोई रिश्वत उपहार लेगा। पांचवा पॉइंट है कि अगर आप राजस्व, नागरिक, सैन्य मामले कुछ भी आपको होते हैं तो आपको BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना अनिवार्य है। ठीक है, अब आते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, एक और कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि अगर कोई दिक्कत हो तो मैं उसे सुधार कर सकूं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आइए देखते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट है क्या। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक्ट ऑफ सेटलमेंट का कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियाँ, तो आपने सोचा कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियाँ आखिर क्या हो सकती है। सभी तो सही चल रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ, सुप्रीम कोर्ट आया, गवर्नर जनरल आए, उसके लिए 4 सदस्य आए, नियंत्रण सशक्त हो गया। तो इसमें गलतियाँ क्या हुई भाई, गलतियाँ हुई। देखो कहाँ पे गलतियाँ हुई, ध्यान दीजिएगा आप लोग को थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, और दूसरी तरफ थे गवर्नर जनरल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ गवर्नर जनरल। तो क्या हुआ कि दोनों का तो गठन कर दिया गया, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एलिजा इम्पे। तो क्या हुआ कि जब दोनों का गठन हुआ तो दोनों के बीच मतभेद होने लगा। मतभेद क्यों होने लगा, जैसे कि दोनों के कार्य शक्ति में सीमांकन नहीं किया गया था।
कि आपका जो कार्य शक्ति है यहाँ से यहाँ तक है और गवर्नर जनरल का कार्य शक्ति यहाँ से यहाँ तक है। ये दोनों में कुछ नहीं किया गया था। क्या होता था कि इसके गवर्नर जनरल के मामले में सुप्रीम कोर्ट घुस जाता था और सुप्रीम कोर्ट के मामले में गवर्नर जनरल घुस जाता था। तो इसी के कारण दोनों में मतभेद होने लगा, ढंग से शासन प्रशासन नहीं हो रही थी। तो यही कारण था कि इसे प्रयास एवं भूल की भी संज्ञा दी जाती है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसे एक और नाम दिया जाता है प्रयास एवं भूल की संज्ञा। प्रयास एवं भूल की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, प्रयास एवं भूल की संज्ञा। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किसे प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी जाती है, तो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या भूल हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों का सीमांकन नहीं किया गया था। तो इसी को सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता करना, सेटलमेंट कर लो, अरे भाई के साथ सेटलमेंट कर लो, तो बस वही जैसे आप रात में उसके साथ सेटलमेंट करते हो। चलिए आइए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की प्रतिकार प्रदान किया। जैसे कि जो कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट थी, उन्हें बोला गया कि आप बंगाल के लिए, बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, तीनों के लिए कानून बनाएंगे और जो कानून आप बनाएंगे वो मान्य होगा। यहाँ पे उसका कुछ और पॉइंट है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इससे आप लोग स्टार पॉइंट लगा कर रखिएगा, इससे मतलब क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ, यहाँ तो डायरेक्ट दिया हुआ है लेकिन कुछ पॉइंट नहीं दिया हुआ है। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट लाने वाले थे तब वहाँ के जो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम था विलियम पिट, विलियम पिट के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। आप लोग को ध्यान रखना है किसके द्वारा लाया गया? विलियम पिट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे प्रशासन का मतलब संसदीय शासन प्रणाली, जो कि भारत में है। एक केंद्र सरकार देखती है, एक राज्य सरकार देखती है, उसी तरीक़ा से एक ब्रिटिश सरकार देखेगी और एक जो ब्रिटिश डायरेक्टर होगी या कंट्रोलर वो देखेगी। देखिए दोहरे प्रशासन में कौन कौन से थे यहाँ पे। सबसे पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जो आप लोगों को थोड़ा देर पहले मैंने बताया, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि व्यापारिक मामलों को देखेगी। जो क्या देखेगी? व्यापारिक मामलों को देखेगी। और दूसरा जो गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो राजनीतिक मामलों के लिए थी, तो याद रखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, अब आइए और आगे देखते हैं। बस भाई खत्म हो गई 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इतनी ही थी क्या? इसमें और कुछ थी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट इसमें नहीं दिया गया है, तो मैं अपने तरफ से बता देता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। आप लोग पिट्स इंडिया एक्ट में इसे नोट्स कर लीजिएगा। देखो मैं थोड़ा सा आप लोग को डीपली पढ़ाने वाला हूँ, ये नहीं कि मैं आधा पढ़ाऊँगा आधा छोड़ के जाऊँगा, नहीं, मैं पढ़ाऊँगा तो पूरा पढ़ाऊँगा। देखो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ये यार पेन काम कर ले। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, कौन लाए थे? विलियम पिट लाए थे। ध्यान दीजिएगा, विलियम पिट लाए थे, विलियम पिट, इसलिए तो इसका पिट्स इंडिया एक्ट नाम पड़ा। ठीक है, विलियम पिट के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या किया था कि आप लोग को सबसे पहले तो बताया कि दोहरे प्रशासन, गलत हो गया यहाँ पे भाई, दोहरा प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसमें काम और किया गया था कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य कार्यकारी गठन किए गए थे, इसको घटा करके 3 कर दिया गया। इसको जो है से घटा करके 3 कर दिया गया। पहले 4 थे लेकिन घटा के इसको 3 कर दिया गया। ठीक है, और एक और काम किया गया कि जो ब्रिटिशों के द्वारा, जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC के द्वारा जो भारतीय क्षेत्र जीते गए, उसे ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया।
ब्रिटिश उसे ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। उसे कौन सा क्षेत्र कहा गया? ब्रिटिश अधिपत्य। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर पिट्स इंडिया एक्ट में नोट्स कर लीजिएगा, जो कि नहीं दिया गया है। पहला कि जो गवर्नर जनरल था उसके लिए 4 कार्यकारी सदस्य थे, उसको घटा करके 3 कर दिया गया। और दूसरा पॉइंट कि ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, जो भारतीय के क्षेत्र को जीतते थे उसे ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ही कहा जाने लगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है 1793 का चार्टर अधिनियम। चलिए देखते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। आइए देखते हैं कि 1793 का चार्टर अधिनियम है क्या। किसी प्रकार की अगर आप लोग को दिक्कत हो रही होगी तो मत बोलिएगा, एडजस्ट कर लीजिए खुद से। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हाँ भाई, एकदम ऐसे ही एकदम इसी तरीका से बोला भाई। सोचो ना कि काम करेंगे ब्रिटिश के लिए और वेतन मिलेगा भारतीय राजस्व से, जैसे उनके बाप ने छोड़ के गया था यहाँ। तो समझ में आ गया। 1793 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि जो भारतीयों का वेतन है वो मतलब नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 1793 के पॉइंट में भी बहुत सारा नहीं दिया गया है, तो 1793 के पॉइंट भी कुछ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही नोट करवा रहा हूँ, जो नहीं है उसको नहीं करवा रहा हूँ। 1793 में क्या किया गया था? 1793 में, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कि 1793 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो कंट्रोल बोर्ड के कर्मचारी थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। लेकिन 1793 का और कुछ पॉइंट है जो आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि 1773 का और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जरूर लिखिएगा इसको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है अधिकतर। तो 1773 में और काम क्या किए गए हैं कि 1793 का जो एक्ट था इसमें क्या किया गया कि इसमें जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल से बनने से पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्त मांगे। बोला कि हम गवर्नर जनरल तो बनेंगे लेकिन सबसे पहले हमारी 2 शर्तें हैं, उसे पूरा कीजिए। सबसे पहले कि इनको कमांडर इन चीफ बनाया जाए, कमांडर इन चीफ बनाया जाए। और दूसरा आप लोग को बताया था कि जो गवर्नर जनरल थे उनके सदस्य के लिए 4 सदस्य कार्यकारी नियुक्त किए गए थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उसे 1 कम कर दिया गया था, लेकिन अब 3 सदस्य फिर भी थे। तो इन्होंने कहा कि देखिए मेरे अंडर ये जो 3 सदस्य थे ये तो रहेंगे ही रहेंगे और इनका निर्णय भी हम सुनेंगे, ये जो बोलेंगे इनका निर्णय भी हम सुनेंगे, लेकिन इनकी जो बात होगी, निर्णय होगी, सहमति होगी, उसको मानने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे मतलब कि अगर वो बोलते हैं कि एक काम कीजिए, मुझे पसंद है, तो हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मानेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं मानेंगे। तो कहने का मतलब है कि वीटो का शक्ति, इसे बोलते हैं वीटो का शक्ति, वीटो पावर। तो सबसे पहले वीटो का पावर कहाँ से शुरू हुआ था? 1793 के एक्ट से। और सबसे पहले कमांडर इन चीफ किन्हें बनाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये सारे पॉइंट आप अपने नोट्स जरूर कर लीजिए बुक्स में। मैं थोड़ी सी रुक जाता हूँ, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए अब आगे आते हैं। 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट तो हो गया। कहाँ पे था यार, आजा। हाँ जी, 1793 का चार्टर एक्ट, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट था जो कंट्रोलर के कर्मचारियाँ थे उनके वेतन राजस्व से भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। फिर आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: पहला, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने को एकाधिकार छीन लिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाएं अधीन सभी ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया।
चौथा, 1813 के पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, किंतु 1813 के अधिनियम में द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिली। हाँ, एकदम ऐसी चलो। तो तो आज की क्लास यहीं तक एंड अप करते हैं। थोड़ा कुछ आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कल पार्ट 1 आज ही मैं डालूंगा, थोड़ा देर बाद डालूंगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या मैं और डीपली बताऊं या फिर जो लिखा हुआ है सिर्फ वही पढ़ा दूं।